गाइस, वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर। ये चैप्टर 5 है और इसमें हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाएं। लेकिन उससे पहले मुझे आपके 40 सेकंड्स चाहिए। आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आप लोगों के लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए या फिर किसी आपके फ्रेंड के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। सो वेट, आप मुझे अपना 40 सेकंड दे दीजिए। सो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हेलो। तो आज हम लोग जानने वाले हैं इस 40 सेकंड में यूपीएसआई महासंग्राम 2021। ये यूपीएसआई के लिए नोट्स अवेलेबल हैं आईएस पॉइंट के चैनल पे, जो आपको 149 रुपीज़ में मिल जाएंगे। ये 250 पीडीएफ फॉर्म में हैं। आपको अलग अलग नाम से पीडीएफ मिल जाएगा, मतलब एक फ़ोल्डर के रूप में हर टॉपिक पे बनाया गया है, जो बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक है। जैसे मान लीजिए आपका संधि का टॉपिक हो गया, हिस्ट्री के कई सारे टॉपिक्स हो गए, ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, मैथ्स के टॉपिक्स हैं, तो वो पूरी तरीके से कवर्ड है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9455552733, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम दिया। तो चलिए अब हम अपना पढ़ते हैं। तो आज इस प्राथमिक क्रियाओं के जो चैप्टर है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कई सारे टॉपिक्स। जैसे प्राथमिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है, देखिए, यदि आपको किसी जंगल में भेज दें और कह दें कि आपको 10 डेज़ तक यहीं पे रहना है, बिना किसी फ़ोन, बिना किसी भी कोई सुविधा के, आपको खुद से खुद के लिए खाना तलाश करना है, सब कुछ अपना खुद से ही करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे 10 डेज़ कैसे भी करके बिताने हैं। तो आप अगर वहाँ पहुँचते हैं जंगल में, तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी, मतलब आपका ऐसी कौन सी चीज़ सबसे पहली होगी जिस ज़रूरत को आप पूरा करना चाहेंगे। सर ज़रूरत पूरी करें चाहे नहीं करें, तो वो कौन सी ज़रूरत है, भोजन संग्रह का, ठीक है। बहुत ही बेसिक है, सबको ही भोजन तो चाहिए ही, भले आप कपड़े ना लें, लेकिन भोजन सबसे पहले एकत्रित करेंगे। तो यही है, मतलब ये एग्ज़ाम्पल मैंने इसीलिए दिया क्योंकि जब मनुष्य पहली बार आया तो वो आदिवासी ही थे, वो जंगलों में ही रहते थे। उन्होंने ना घर की तलाश की, ना वस्त्रों की। सर्वप्रथम उन्होंने भोजन किस तरीके से संग्रहण करते हैं वो सीखा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने रहने के लिए वस्त्र की ज़रूरत समझी, फिर वो धीरे धीरे वस्त्रों का उपयोग करने लगे। उसके बाद उनकी दोस्ती हुई पशुओं से, जिनसे उन्हें पहले डर लगता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि हाँ, कुछ पशु ऐसे हैं जो इतने डरावने भी नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कभी उन्होंने शेर देखा तो वो डर गए होंगे कि अरे पता है, ये तो सबको मार के खा जाता है और ये ज़िंदा भी नहीं छोड़ता, जो इसके सामने आता है एकदम उसको खा जाता है, एकदम ख़त्म हो जाता है वो। लेकिन फिर उन्होंने एक दिन गाय को देखा होगा तो उससे भी डर के भागे होंगे। और मान लीजिए कि कोई गिर गया हो वहाँ पे और उसको गाय ने कुछ नहीं किया हो, तो इन्हें समझ में आया कि अरे ये तो कुछ करती नहीं है, मतलब ये अच्छी है, तो हम लोग इसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो फिर अब हम इससे अपना बोझा ढोआ सकते हैं। फिर उन्हें पता चला होगा कि अरे ये इसका बच्चिया जो है, ये गाय दूध भी देती है, तो अरे वाह, ये तो हमारे लिए फ़ायदेमंद की बात हो गई। गाय दूध देती है तो हमें भी दे देगी थोड़ा बहुत, तो हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। इससे हम अपने लिए भोजन बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, और हम खुद भी पिएंगे तो हम भी अच्छे से एकदम बलवान हो जाएंगे, जैसे इसका जो बछड़ा है वो इतना बलवान हो जाता है। तो हमने सोचा कि चलो, तब ये हमारे कई सारे काम आएगी। तो अब ये इतने काम आ रही है तो इसको घर में रख लेते हैं और इसे जगह भी देंगे, ठीक है। तो सबको बकरी पाले, और फिर देखा उन्होंने कि जो शीप वगैरह हैं, इनमें देखा कि अरे इसकी रुई तो बहुत अच्छी है, अगर इसकी रुई का उपयोग हम ठंड में पहनने में करें तो हमारे लिए तो काफ़ी अच्छे कपड़े बन जाएंगे, तो हम इसे भी रख लेते हैं।
तो उन्होंने कई सारे जानवर रख लिए और कई सारे जानवरों से क्या होता था कि जो छोटे छोटे ढेर सारे जानवर रहते थे घर में ना, तो उनसे ज़्यादा बड़े जानवर भी हमला उतना नहीं करते थे। मतलब वो भी थोड़ा डरते ही थे कि जनसंख्या यदि बहुत ज़्यादा हो, जैसे अगर 200-300 लोग हों तो वो एक शेर से तो लड़ ही लेंगे। अब अगर एक अकेला इंसान है तो वो तो नहीं लड़ सकता शेर से। तो बिल्कुल इसी तरीके से धीरे धीरे लोगों ने पशुओं का उपयोग करना जानने लगे। फिर पशुओं से अपना कार्य करवाने लगे, जैसे अपने सामान को उठवाना इत्यादि। और उसके बाद ये आता है वाणिज्य पशुधन पालन। अब आप सोच रहे होंगे कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में आखिर डिफरेंस क्या है। तो इसमें दो मतलब एक ही डिफरेंस है। इसमें क्या डिफरेंस है देखिए, जो चलवासी पशुचारण होते हैं ना, इसमें आप जो भी पशुओं का उपयोग करेंगे या फिर उन्हें पालेंगे वो आपकी व्यक्तिगत ज़रूरतों को ही पूरा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने अगर एक गाय ही पाली है तो आपके घर में जितने लोग हैं उन्हीं के लिए दूध और चाय इत्यादि इन सब की व्यवस्था हो पाएगी, दूध दही जो भी। लेकिन आप गायें पाल लेते हैं तो ये तो आपका बिज़नेस हो जाएगा ना, क्योंकि आप इससे काफ़ी गाँवों तक आप दूध की सप्लाई कर सकते हैं, आपको उससे प्रॉफिट भी होगा और ख़ुद का फ़ायदा तो होगा ही और भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी होगा। तो इसे कहते हैं वाणिज्य पशुधन पालन, ठीक है, यानी बिज़नेस के रूप में उसे करना। फिर हम लोगों ने क्या सीखा, फिर हम लोगों ने धीरे धीरे कृषि सीखा। कृषि सीखा यानी कृषि की तकनीक सीखी। जैसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि धान को जो नए लोग थे, मतलब जो लोग नहीं जानते थे कि धान क्या होता है, उन्होंने किस तरीके से धान सीखा, फिर उसे बोया, फिर उसे हम उपयोग में लाने लगे। तो बिल्कुल इसी तरह कृषि में सर्वप्रथम हम लोगों ने धान को ही जाना था। उसके बाद निर्वाह कृषि और आदिकालीन निर्वाह कृषि। तो निर्वाह कृषि क्या होता है, इसमें जो कृषि क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनमें जो भी स्थानीय पौधे हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जिसका खेत है, ठीक है, तो उसके यहाँ अमरूद के बहुत सारे पेड़ हैं, तो इस टाइम पे उसको तो बहुत फ़ायदा होगा। वो अपने अमरूद को इकट्ठा कर लेगा, ठेले पे ले जाके कहीं आसपास में जाके बेच भी सकता है सोसाइटीज़ में, तो इससे उसे प्रॉफिट होगा। तो निर्वाह कृषि, ठीक है। आदिकालीन क्या होता था, इसमें ये लोग जो इसमें स्पेशली उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कृषि कार्यों को किया जाता है, जहाँ पे जो आदिम जाति होती है ना उनके लोग कृषि करते हैं। मोस्टली अफ्रीका ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, मध्य अमेरिका, ठीक है, उष्णकटिबंधीय भाग एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया इत्यादि। गहन निर्वाह कृषि क्या होता है, तो इस प्रकार की जो कृषि है ना ये मॉनसून एरिया के घने बसे देशों में की जाती हैं। गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, पहला है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरा होता है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो चावल प्रधान में ना चावल की जो कृषि है वो प्रमुख होती है और इसमें जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है, इसीलिए इस कार्य में कृषि के संपूर्ण परिवार को लगना होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि धान उगाना कोई आसान काम नहीं है, उसे पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखना पड़ता है। अगर उसे उतनी केयर प्रॉपरली नहीं दी जाएगी तो वो खराब हो जाते हैं। और दूसरा है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। इसमें क्या होता है, मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्रायः संभव नहीं होते हैं। जैसे कि उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तर कोरिया एवं उत्तरी जापान में गेहूँ, सोयाबीन, जौ इत्यादि बोया जाता है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे रोपण कृषि। तो ये क्या होता है, यूरोपीय लोगों ने, जो यूरोप में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने विश्व के अनेक भागों को औपनिवेशीकरण किया तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत की, जैसे रोपण कृषि। और इसका काफ़ी ज़्यादा, जैसे रोपण कृषि का उपयोग करते हैं ना, जब किसी चीज़ का उत्पादन हमें एक वृहद स्तर पे करना हो, यानी उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए उत्पादन उसका करना हो तो करते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, अब देखिए, ज़्यादा लोगों के लिए उत्पादन करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो क्षेत्र है, लैंड का जो एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा।
तो इसमें जो एरिया है, क्षेत्र का आकार है वो बहुत विस्तृत होता है। और अब एरिया विस्तृत है, हमें चीज़ों मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो हमें उसमें निवेश और पूंजी भी काफ़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी और थोड़े तकनीकों का भी इस्तेमाल करना होगा। तो इसे ही हम रोपण कृषि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो ये क्या होता है, मध्य अक्षांशों के अतिरिक्त अर्धशुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूं है, यद्यपि अन्य फसल जैसे मक्का, जौ, राई व जई भी बोए जाते हैं। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है और जोतने काटने के लिए सभी कार्य जो है वो यंत्रों द्वारा किए जाते हैं, यानी यंत्रों का काफ़ी ज़्यादा उपयोग यहाँ पे होता है। अब हम आते हैं मिश्रित कृषि में। तो इस प्रकार की कृषि में ना विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, जैसे कि यूरोप ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, यूरेशिया ले लीजिए। इसमें क्या होता है कि जो खेतों का आकार है वो मध्यम होता है और इसके अंतर्गत बोई जाने वाली फसलें गेहूँ है, जौ है, राई है, मक्का है इत्यादि, ये सारी चीज़ें इसकी प्रमुख हैं। ठीक है। उत्पादन एवं पशुपालन इसमें समान महत्व दिया जाता है। इसका नाम मिश्रित इससे कहा गया है कि इसमें पशुपालन भी होता है और उत्पादन का कार्य दोनों समान रूप से महत्वता के साथ होता है। और इसमें ना जैसे शस्यावर्तन एवं अतः फसली कृषि जो है ये मृदा की उर्वरता को भी काफ़ी ज़्यादा बनाए रखती है। दूसरा है आपका डेयरी कृषि। डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण तथा सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार का है। इसमें पूंजी की भी अत्यधिक आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, यदि आप डेयरी खोलते हैं और अगर आप एक खेत में कोई फसल बोते हैं तो डेयरी में अगर देखा जाए तो रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि फसल में मान लीजिए अगर सूखा पड़ा, बारिश हुई, बाढ़ आई, ऐसी कोई भी स्थिति होती है तो ख़राब हो जाएगा आपका फसल। तो आप ये रिस्क ले रहे हैं ना, अगर ये रिस्क पास आउट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेयरी में अपनी पूंजी लगाते हैं, एक तो उसमें बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, यदि आप फिर भी उसमें पूंजी लगाते हैं तो वो आपके लिए प्रॉफिट ही है, क्योंकि दूध दही एक ऐसी चीज़ है जिसकी आवश्यकता तो सभी को होती है, चाहे वो गाँव हो चाहे वो शहर हो। अनाज की भी आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन उसमें मौसमी मार को सहना पड़ता है, एक रिस्क लेना पड़ता है, एक तरीके से सौदा ही होता है कि यदि ये रिस्क काम नहीं आया तो फिर आपकी फसल बर्बाद भी हो सकती है और आबाद भी हो सकती है। लेकिन डेयरी में तो आपको प्रॉफिट की पूरी गारंटी होती है। अब हम आते हैं भूमध्य सागरीय कृषि पे। तो भूमध्य सागरीय कृषि जो है ना ये अत्यंत विशिष्ट प्रकार की कृषि होती है, यानी काफ़ी स्पेशल टाइप की कृषि है। और इसका जो विस्तार है वो भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र जो दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में, ट्यूनीशिया में अटलांटिक तट तक फैला है। दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका तथा पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम भाग में है महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे अंगूर की कृषि इत्यादि इसमें महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे अंगूर की कृषि में इतना क्या महत्व है। सिर्फ अंगूर नहीं, अंगूर से बनने वाले किशमिश के लिए इसका ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। तो इस प्रकार की जो कृषि है ना इसमें अधिक मृदा मिलने वाली फसलें जैसे कि सब्जियां, फल एवं पुष्प लगाए जाते हैं और इनका आकार छोटा होता है तथा ये नगरीय केंद्रों, ऊंची आय वाले उपभोक्ता इसमें रहते हैं। इसमें श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशक इत्यादि का उपयोग भी होना चाहिए तथा इस प्रकार की जो कृषि है ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग एवं भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक तौर पे विकसित है। इसमें अगर मुख्यतः देखा जाए फूलों में कौन सी फसल होती है, ट्यूलिप की होती है, जो पूरे यूरोप में प्रमुख शहरों में भेजा जाता है तथा सब्जियां भी होती हैं कई सारी जिन्हें उत्पादित किया जाता है और उन्हें प्रॉफिट पे